कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। तकरीबन नाज़रीन 50 से 60 घंटा हो चुका है मुरीद के अंदर जो कुछ हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है। दो मुख्तलिफ कमेंट्स तो सामने आ रहे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। साद रिजवी के बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई खबर नहीं है। अनस रिजवी के बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई खबर नहीं है। इस मजहब जमात ने पहला रद्द-ए-अमल भी दिया है। लेकिन नाज़रीन हैरान कुन चीज ये हुई है कि हमारे पीछे ये समा टेलीविजन क्यों नहीं है। हमने वैसे टीवी के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है जब से ये बाकायदा से एक प्रोपेगेंडा करता है ये टेलीविजन, और ये मीडिया खुलकर रिपोर्ट नहीं करता। लेकिन समा टेलीविजन के ऊपर नाज़रीन एक प्रोग्राम चला है और ये प्रोग्राम मुरीद के हवाले से था। समा टेलीविजन आप जानते हैं उनके जो सरबराह हैं अलीम खान साहब हैं। अलीम खान साहब जो कि तहरीक इस्तेकाम है पाकिस्तान या पाकिस्तान के इस्तेकाम के ठेकेदार हैं, ये जो उन्हें बनाया गया था, तो उनके भारत टेलीविजन के ऊपर नाज़रीन एक प्रोग्राम चला है और उस प्रोग्राम ने सबके पाकिस्तान में होश उड़ाकर रख दिए। हैरान कुन बात यह है कि कल हामिद मीर साहब ने एक वीडियो की और इस वीडियो के अंदर हामिद मीर साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल्स को हिदायत जारी कर दी गई है कि मुरीद के वाक़े के ऊपर कोई बंदा रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई बंदा खबर नहीं देगा। ये नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में इसके ऊपर रिपोर्टिंग या गुफ्तगू या बातचीत नहीं होगी। लेकिन रात को अलीम खान साहब के नाज़रीन टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर ये प्रोग्राम चला है, तो ये इटसेल्फ एक बड़ी खबर है कि कैसे टेलीविजन प्रोग्राम के ऊपर ये प्रोग्राम चला है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन अफगान बॉर्डर पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। कुछ एक वीडियो सामने आई है, फिर नाज़रीन मुख्तलिफ गेट्स को उड़ा दिया गया है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले समा टेलीविजन का नाज़रीन ये 1 मिनट का क्लिप आप सुने, जहां पर एक शख्स ये क्लेम कर रहा है कि उसने अपनी आंखों से गिरी हुई लाशें देखी हैं और ये छोटा नंबर नहीं है, थोड़ा नंबर नहीं है, बल्कि ये 700 के करीब लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं और ग्राउंड भी बल्कि भरे हुए थे। ये आप सुन लें। 600-750 आदमी की डेथ हो चुकी है। जख्मी की जो तादाद है वो कुछ कह नहीं सकते। लाशें पड़ी हुई देखी हैं इधर गाँव में, गलियों में, बाजारों में, जिधर जिधर आदमी के पीछे गए फायरिंग करते गए। इधर स्कूल है, स्कूल की ग्राउंड है, तकरीबन 300 के दरमियान, तो उधर फायरिंग करके आदमी को। फिर नाज़रीन कुछ वकला हैं और वकला भी वहां पर खड़े होकर ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई 700 नंबर भी बहुत कम बताया जा रहा है, ये लगभग कोई 1300 बंदा है, 1300 बंदा है जिन्हें गोलियां लगी हैं। ये वकील साहब को आप सुन लें। 1300 के करीब इस वक्त अभी वो लाशें भी नहीं मिल रही। वो सिविलियन का क्या कसूर है, गोली चलाने की वजह क्यों बनी है? वो 2000 से कम तादाद है, ये तो अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि कितने लोगों को गोलियां, कितने लोग इन्होंने नाशे तक इन्होंने खत्म कर दी है। हम ये पूछने के लिए निकले हैं आखिर क्या मसला है। अब नाज़रीन अदालत के अंदर बाकायदे से दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं कि लाशें भी हमारे हवाले नहीं की जा रही। बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि लाशें गायब कर दी गई हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि लाशें हमें, कोई कह रहा है कब्रिस्तान से मिल रही हैं, कोई कह रहा है हमें किसी गली से मिल रही हैं, कोई कह रहा है हमें किसी ग्राउंड से मिल रही हैं। तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है नाज़रीन जो वहां पर हुई है। उसके बाद साद रिजवी के बारे में नाज़रीन कोई इल्म नहीं है, कोई खबर नहीं है कि अभी तक साद रिजवी साहब कहां पर हैं। बहरहाल गुज़श्ता रात ये बाकायदे से टेलीविजन के ऊपर आकर ये कहा गया कि उनके घर पर छापा मारा गया है और तकरीबन 12 से 14 करोड़ रुपए के जेवरात, फिर फॉरेन करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी, अमेरिका की करेंसी, बरतानिया की करेंसी, इवन भारतीय करेंसी भी उनके घर से मिली है। बहुत सारे प्राइस बॉन्ड्स भी उनके घर से मिले हैं। एक बहुत बड़ी भारी रकम है। बल्कि उसके बाद एक फ्लायर जारी किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, उसमें यह सवाल पूछा गया कि जनाब इनके जो वालिद साहब हैं ये एक मस्जिद के इमाम थे, ये एक मस्जिद के अंदर बतौर मौलवी ये खिदमत सर अंजाम दे रहे थे जिनकी तनख्वाह 30 से 40 हजार रुपये थी। तो कैसे मुमकिन हुआ कि जब वो दुनिया से जाते हैं तो उसके बाद उनके बच्चे करोड़पति बन गए, V8 मिल गई उन्हें, लैंड क्रूजर्स मिल गई, उनके घर, उनके तिजोरियों के अंदर इतनी बड़ी भारी तादाद में वहां पर रकूम मौजूद है, वहां पर पैसे मौजूद है, वहां पर जेवरात मौजूद है। बहरहाल साद रिजवी की फैमिली जो उनके बाकी घर वाले हैं या उनकी किसी की जानिब से उन पैसे के हवाले से तरदीद नहीं आई और साद रिजवी के अपने हवाले से भी कोई खबर नहीं है, उनके भाई के हवाले से भी कोई खबर नहीं है, उनके बाकी फैमिली के हवाले से भी कोई खबर या इतलात नहीं है। इस मजहब जमात की जानिब से नाज़रीन बाकायदा से एक हिदायतनामा जारी किया गया, बल्कि एक दरखास्त, एक प्रेस रिलीज काइंड ऑफ जारी की गई और उसमें यह कहा गया कि इन्हें संगीन किस्म के, सीरियस किस्म के कंसर्न्स हैं साद रिजवी की या फिर उनके भाई अनस रिजवी की जिंदगी के हवाले से और उनकी लाइफ के हवाले से। अब नाज़रीन रात को शादेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में फैसल कामरान साहब है नाज़रीन, ये DIG ऑपरेशंस है, ये आए और ये 19 से 20 मिनट का चंक हुआ है। वहां पर आकर ये क्लेम कर रहे हैं कि साद रिजवी असल में मुंह छुपा कर भागा है और जिस वीडियो का वो जिक्र कर रहे हैं ये वीडियो बराए मेहरबानी दिखाएं जिसके बारे में कह रहे हैं कि ये साद रिजवी साहब यहां से भागे। नाज़रीन DIG ऑपरेशन साहब का ये कहना है कि इस मजहबी जमात की जानिब से 60 से 70 पुलिस वालों को पैरालाइज कर दिया गया है। एक पुलिस ऑफिशियल की जान गई है। इन्होंने पेट्रोल के बहुत बड़े बड़े टैंकर्स को हाईजैक किया और अपने साथ शामिल किया। इन्होंने फैमिलीज को गाड़ियों में से निकाला और गाड़ियां अपने साथ शामिल की। इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज के ऊपर कब्जा किया और फिर उसके बाद उन्हें पीस कर छोटे छोटे पत्थर बनाए हुलेलियों के अंदर और फिर पत्थर मारने के लिए हथियार के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया। फिर उनका यह भी क्लेम है कि तकरीबन 2016, 17, 2020 में वो खुद इन्हें हैंडल कर चुके हैं। ये हमेशा से नंबर को एग्जेजरेट करते हैं। ये एक जत्था है, ये एक मुसल्ला जत्था है और जब भी ये सड़कों पर आता है ये मुसल्ला होकर आते हैं और वो हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। बल्कि कुछ चीजें सुनवाई।
بالکل اسی طرح کرتے ہیں. 2019 2020 2021 راولپنڈی میں پوسٹڈ تھا, اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں. وہی اسٹریٹجی ہے, جس وقت یہ نکلتے ہیں اسی وقت پرائیویٹ پراپرٹی فوراً قبضے میں کرتے ہیں, پیٹرول کے ٹینکرز قبضے میں کرتے ہیں, پرائیویٹ لوگوں کا, کسی کا ٹرالی جا رہی ہے, کسی کی ٹریکٹر ٹرالی ہے, گاڑیاں ہیں, یہ چھین لیتے ہیں ان سے ڈنڈے کے زور پہ, کنٹینرز روک کے خود سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں, اپنے گرد حصار بناتے ہیں. اس کے بعد اس دفعہ بھی وہ ریکارڈ پہ ہیں, میں نے آپ کو وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں اینٹوں کی ٹرالی روکی, اس کے بعد بیٹھ کے ان کو کوٹ کے اس سے پتھر بناتے رہے چھوٹے پیس, اور وہ جو ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیل لگے ہوتے ہیں, سلنگ شاٹس ہوتے ہیں, گلیلوں سے یہ بنٹوں کے ساتھ. اس کے علاوہ اسٹریٹ فائر ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ہمارا بالکل ایکسپیرینس ہے. یہ بالکل پرامن لوگ نہیں ہیں, یہ پرتشدد احتجاج میں بلیو کرتے ہیں, سرکاری املاک کو, پرائیویٹ پراپرٹی کو نشانہ بناتے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سعد رضوی کو گولی لگی ہے تو سرکار ان کا علاج کروائے گی, اور ان کی لوکیشن ہم نے مختلف جگہوں سے ٹریس کی ہے کہ یہ پہلے کہاں سے نکلے اور کس طرف گئے ہیں. تو ابھی تک ناظرین کوئی خبر نہیں ہے. بہرحال پولیس بھی ایک بہت بڑا نمبر کلیم کر رہی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ سے پولیس آفیشل زخمی ہوئے, متاثر ہوئے ہیں. اب ناظرین ظاہر ہے ایف آئی آرز کر دی گئی ہیں تقریباً 4 سے 5 تمام تر دفعات اس کے اندر ڈال کر. یہ دہشت گرد ہیں, یہ ٹھگ ہیں, انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال کیا, انہوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا, لوگوں کو اکسایا ہے, انہوں نے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا, انہوں نے لوگوں کی سڑک روکی ہے. تو سعد رضوی اور جو انس رضوی ہیں ان کے اوپر تمام تر دفعات ڈال کر ایف آئی آرز کر دی گئی ہیں. پھر ناظرین اس پارٹی کے تقریباً 100 سے 150 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے, اور ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہ ہیں ناظرین جو کہ نامعلوم کہ اس کھاتے میں لا کر ان کے اوپر مقدمات یا کیسز کیے جا رہے ہیں. یہ بھی تجزیہ اس کے حوالے سے موجود ہے کہ شاید اس پارٹی کو ہی کریش کرنا مقصود ہے یا انہیں بالکل نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. ناظرین ایک بات درست ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی, بدقسمتی سے ریاست کو, اسٹیٹ کو پہلے روکنا چاہیے تھا کہ جب سے انہوں نے ناظرین ایک ہارڈ لائن لی ہے اس کے بعد ناظرین بے شمار لوگوں کو توہین مذہب کے الزامات لگا کر ان کی زندگیاں جیرن بنائی گئی. جو ایک بلاسفیمی گینگ تھا ناظرین, وہ بھی انہی کے سہارے کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آپریٹ کر رہا تھا. آپ کو سری لنکن وہ مینیجر یاد ہوگا کہ پاکستان میں اسے جھوٹا الزام بلاسفیمی کا لگا کر اسے مار دیا گیا. پھر ناظرین کرسچنز کی زندگی اجرن بنا دی گئی تھی. تو جو اس جماعت کا ایک سخت ترین سٹانس تھا, بدقسمتی سے اس سخت ترین سٹانس کو پہلے نیوٹرلائز کر دینا چاہیے تھا. پہلے ریاست کو, اسٹیٹ کو ان کے خلاف اقدامات کر لینے چاہیے تھے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن مریدکے کے اندر کے ناظرین جو کلنگ ہے, مریدکے کے اندر جو واقعہ ہوا ہے, چاہے وہ پولیس آفیشل زخمی ہوئے ہیں یا چاہے یہ جماعت زخمی ہوئی ہے, یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. یہ بہت خوفناک حقائق ہیں جن کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے تاکہ یہ حقائق کھل کر سامنے آئیں. بہرحال عمران خان نے ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے. عمران خان نے اس کی مزاحمت کی ہے. محمود خان اشرفزائی صاحب نے یہ کہا کہ جناب اس معاملے کو روکنا چاہیے اور اسے روکنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں پر آپ کو آ کر روکنا پڑے گا. علماء اکرام ناظرین اس کے اوپر خاموش ہیں. پاکستان کا جو لبرل پروگریسو طبقہ ہے وہ اس جماعت کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے تھا, نیوٹرلائز کر دینا چاہیے تھا. پھر ناظرین باقی جو سوشل میڈیا اور مختلف جو سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں اپنے اپنے طور پر وہ ریسپانس دے رہے ہیں اور گفتگو اور بات چیت بھی کر رہے ہیں. اب ناظرین جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. پہلے میں آپ کو جنید اکبر کے ایک اسٹیٹمنٹ سنوانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم اداروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کر سب مل کر اس مسئلے کو حل کریں. یہ جنید اکبر کو سن لیں. کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہماری خواہش ہے کہ ہم آگے اکٹھے چلے, ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ ملک ہمارا سب کا ہے, سیاست آتی جاتی رہتی ہے لیکن ملک کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. تو میں آج دوبارہ وہی بات ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہوتی آپریشن کی بات ہوتی ہے تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ادارے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ جو پی کے میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے, لیکن ان پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان عہدیدارانوں کے پاس جو آپس بیریئر ہو. اس ایسے نہیں ہے کہ جو ساری دن کمانڈر صاحب کی حاضری لگاتے یا سیف ہاؤس کی حاضری لگاتے, تو وہ پولیٹیکل پارٹی جس کے روٹس ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی جو عوام میں ہے, آپ بیٹھ جائے, حل نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ تعالی. پھر ناظرین مختلف خبریں آ رہی ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ رات کو بھی افغان فورسز نے باقاعدہ سے پاکستانی بارڈر کی جو خلاف ورزی ہے وہ کی ہے اور پاکستان میں حملے کیے ہیں. پاک فوج نے چمن کے علاقے اسپن بولدک میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی جانب سے 3 مقامات پر علل صبح حملہ کیا گیا ہے. پاک فوج کے جوابی کارروائی میں افغان طالبان کو پسپا کرنے پر مجبور کیا ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد دیہات اور معصوم لوگوں کو دیہاتی اور معصوم لوگوں کو ڈھال بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب موصولہ اطلاعات کے مطابق 15 سے 20 افغان طالبان کو ہلاک کیا گیا ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا ہے. ناظرین ایک ویڈیو بھی ہے, یا یہ جو تصویر ہے یہ ابراہیم بربانی دکھائیں. گیٹ کو تباہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ افغان طالبان تجارت اور مقامی آمد و رفت کے حامی نہیں ہیں. پاک فوج نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے گزشتہ رات کرم سیکٹر پر حملے کی کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے. کرم سیکٹر پر جوابی حملے کے دوران افغان طالبان کی 8 پوسٹوں اور 6 ٹینک
बम अमला तबाह किए गए हैं। पाक फौज ने कुरम सेक्टर में मुतअद्दिद दहशतगर्दों को भी हिलाक और अमरीकी साख्त असलहा भी कब्जे में ले लिया है। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब के बाद कुरम सेक्टर में इस वक्त खामोशी है। स्पेन बोल्दिक में मजीद अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के इकट्ठा होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अभी तक कार्रवाई चल रही है और अफगान बॉर्डर के ऊपर नाज़रीन सूरत हाल खराब है। अच्छा नाज़रीन, इसको बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, BBC रिपोर्ट कर रहा है, DW उर्दू रिपोर्ट कर रहा है। DW उर्दू रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगान फोर्सेज में झड़पें, हलाकतों की इतलात है। अफगान तालिबान का यह कहना है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान फोर्सेज के हमले में 1 दर्जन से ज्यादा शहरी और दीगर लोग जख्मी हुए। यानी अफगानी ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि असल में उनके सिविलियन जख्मी हुए हैं और उनकी जानें भी गई हैं। और ये नाज़रीन बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया खुलकर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि जनाब अफगान साइड पर कोई 80 से ज्यादा खवातीन और बच्चे जख्मी हुए हैं और भारतीय मीडिया खुलकर इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान में नाज़रीन इंटरनेट डाउन है, पाकिस्तान का जो टेलीविजन है उसके अंदर वो जान नहीं है। सोशल मीडिया नाज़रीन इसके ऊपर खुलकर बातचीत तो कर रहा है। इन चीजों को नाज़रीन डिप्लोमेटिकली देखने की जरूरत है और इन्हें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। हम किसी भी तौर पर मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमारा एक और फ्रंट खुल जाए। यह बात बड़ी एविडेंट है कि क्लियर है कि भारतीय जो फितना है, ये जो भारतीय ये जो प्रॉक्सी है, ये अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रही है और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन इसका हल जहां पर मिलिट्री का ऑपरेशन है, वहीं पर नाज़रीन इसका एक सोल्यूशन है डिप्लोमेटिकली। आपको इंगेज करना ही पड़ेगा। आप अफगानिस्तान को बिल्कुल मलियामेट नहीं कर सकते हम। नाज़रीन पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनकी जानिब से भी बाकायदा से स्टेटमेंट आई है कि फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर Amna Baloch gave a comprehensive briefing to the resident ambassadors in Islamabad on the recent development alongside the Pak-Afghan borders. She underscored Pakistan's legitimate security concerns and its unwavering resolve to protect. यानी इन्होंने बाकायदा से दुनिया भर के एम्बेसडर्स को, एम्बेसीज के ऑफिशियल्स को यहाँ पर बुलाया है और उन्हें बताया कि भाई यहाँ पर मसला है और सीरियस किस्म का मसला है। नाज़रीन डिप्लोमेटिकली इन सारे मामलों को देखना है। लेकिन आज एक वीडियो आई है जहाँ पर खारिया में एक स्कूल के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, साथ मरियम साहबा का झंडा भी लहरा रहा है। ये मरियम साहबा का झंडा देखें, अगर मूड हो तो आप भी अपने घरों के ऊपर मरियम साहबा का झंडा लहराएं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वाह वाह वाह, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का परचम, तो उनके फ्लैक्स लगते थे, बैनर्स लगते थे, अब उनके परचम भी लगना शुरू हुए हैं। और ये एक नई जो है ना जिद्दत है और ये एक बड़ा ही यूनिक काम उन्होंने किया है कि अब पाकिस्तान के परचम के साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का परचम भी लगा करेगा। और बहुत खूबसूरत उनकी तस्वीर है इसमें और बड़ा ही अच्छी क्वालिटी का ये परचम बनाया गया क्योंकि धूप, गर्मी, सर्दी और मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाला ये प्रिंट इस पे हुआ है, बहुत अच्छे वाला। और आप उनकी तस्वीर देख पा रहे हैं कितनी क्लियर है।